अब हम लोग ये जानने के लिए उपस्थित हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, क्योंकि पीछे वीडियो में पिछले दिन आप लोगों ने ये जाना था कि कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो उसकी अगली कड़ी कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे ही बेसिस है लिविंग का। उस दिन भी मैंने कहा था कि लाइफ की पहली क्राइटेरिया है मेटाबॉलिज्म, तो लाइफ की बेसिस है मेटाबॉलिज्म। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या है। तो मेटाबॉलिज्म पिछले दिन भी बोले थे कि टोटल सम ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन which are happen inside of the living organism collectively known as the metabolism. But such metabolism is nothing but a biochemical reaction. यह बायोकेमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में प्रायः बॉडी में नहीं होते, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो ये चेन बना लेते हैं कि सबस्ट्रेट पर एंजाइम लगा तो पहला प्रोडक्ट बना इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स, फिर अब वो सबस्ट्रेट के जैसे काम करने लगा तो उस पर दूसरा एंजाइम लगा, उसने फिर बना लिया। इस तरह ये चेन को, फ्लो को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मीन्स ए सिंगल मेटाबॉलिक पाथवे मस्ट बी कंसिस्ट मोर देन वन स्टेप, 10 स्टेप, 50 स्टेप, 15 स्टेप, 3 स्टेप। इसलिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि मेटाबॉलिक पाथवे के नीचे हमने एक डायग्राम दिया है जिसमें लिखा है सबस्टांस 1। ये सबस्टांस मीन्स सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट। अब इस पर बायोकेटालिस्ट एंजाइम काम कर रहा है, पिछले दिन बोले थे। तो ये क्या बना रहा है? सबस्टांस 2। अब ये सबस्टांस 2 जो है क्या है? प्रोडक्ट है एक स्टेप रिएक्शन का। ये एंजाइम ने यही प्रोडक्ट बनाया, इसका नाम क्या हो गया? इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट भी आप जान रहे हैं। अब ये इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स या सबस्टांस 2 पुनः सबस्ट्रेट की भांति काम करेगा, तब एंजाइम सेकंड काम करेगा इस पर, और ये कन्वर्ट होकर बना देगा सबस्टांस 3 या फाइनल प्रोडक्ट। तो देख रहे हैं यहां क्या है? 2 स्टेप। एक स्टेप को बायोकेमिकल रिएक्शन और एक से ज्यादा स्टेप अगर हो तो क्या नाम होगा? मेटाबॉलिक पाथवे। संक्षेप में आपने समझा। अब देखिए, मेटाबॉलिक पाथवे का भी कुछ ना कुछ अपना ऑब्जेक्टिव होगा। तो जिस पाथवे का ऑब्जेक्टिव हो बिल्डिंग अप, वो होगा एनाबॉलिक में पाथवे, और जिसका होगा डिग्रेडेशन, वो क्या होगा? केटाबॉलिक पाथवे। तो देखिए, ये सिंपल मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट है, इस पर E1 रिएक्ट करता है, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट बनता है, फिर E2 रिएक्ट करता है, एंजाइम है, फिर इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट बनता है, फिर E3 रिएक्ट करता है, इंटरमीडिएट, और फाइनल प्रोडक्ट यहां बन जाता है। तो इस मेटाबॉलिक पाथवे में 4 एंजाइम इन्वॉल्व हैं, यानी कि मेटाबॉलिक पाथवे में मोर देन 1 एंजाइम की आवश्यकता होता है, क्योंकि प्रत्येक स्टेप के लिए एंजाइम चाहिए। लेकिन ये बिल्डिंग अप प्रोसेस है, इसलिए इसका नाम लिखा है क्या? एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक पाथवे। अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पुनः दूसरे एंजाइम की उपस्थिति में E4 रहेगा। E4 के उपस्थिति में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड में डिग्रेडेट हो रहा है, और एक अलग E5, उससे अलग, एनाबॉलिज्म से अलग होने के लिए E5 एंजाइम लग रहा है, और इस तरह फिर ये ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ये इधर से ब्रेक डाउन हुआ तो क्या नाम हुआ? केटाबॉलिक प्रोसेस या केटाबॉलिक पाथवे। सेपरेट एंजाइम प्रोवाइड इंडिपेंडेंट रेगुलेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, ये नहीं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें देखिए, अब E3 क्या कर रहा है? एनाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, और E4 माने एंजाइम 5 केटाबॉलिज्म। आइए मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में थोड़ी सी बात और समझते हैं।
तो मेटाबॉलिक पाथवे वही दो तरह के हैं जो अभी हमने बताया, केटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे। अब केटाबॉलिक पाथवे are involved in oxidative breakdown of the larger complex and they are usually exergonic in nature, energy releasing, heat releasing। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा एनाबॉलिक पाथवे are involved in the synthesis of compound, बायोसिंथेसिस कहते हैं इसको, and they are usually endergonic, हमेशा नहीं, usually endergonic in nature। अब मेटाबॉलिक पाथवे का एग्जाम्पल आपको मैं कुछ बोलूं तो देखिए, ये आपके बॉडी के अंदर या सेल के अंदर होने वाले ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का फोटो हमने दिखाया है, जो पिछले दिन हमने आप लोगों से मॉलिक्यूलर ट्रैफिक के बारे में बात किया था, और याद होगा कि उसको हमने ऑटोमोबाइल ट्रैफिक से तुलना किया था। तो उसका अब एक डायग्राम दिए हैं, आप देख रहे हैं इसमें एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब यहां एमिनो एसिड का निर्माण हो रहा है तो ये एनाबॉलिज्म होगा, यहां लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड का निर्माण हो रहा है इसलिए ये एनाबॉलिज्म होगा। लेकिन यहां देखिए ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यहां निर्माण नहीं हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड या लैक्टेट थ्रू दिस 10 स्टेप रिएक्शन। तो ये क्या हुआ, मेटाबॉलिक पाथवे, इसी का नाम होगा मेटाबॉलिक पाथवे। 10 स्टेप का रिएक्शन, 10 स्टेप के लिए 10 एंजाइम की आवश्यकता होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का बनना आप सोच के बताएं क्या होगा, केटाबॉलिक प्रोसेस, या एक कैसा पाथवे होगा, केटाबॉलिक पाथवे। लेकिन यही एसिटाइल कोए से कोलेस्टेरॉल का बनना, ये क्या होगा, एनाबॉलिक पाथवे। तो दोनों बातें आपने समझा कि केटाबॉलिक पाथवे में क्या होगा, एनाबॉलिक पाथवे। अब केटाबॉलिक पाथवे से एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए पिछले वीडियो में हमने कहा था, पिछले लेक्चर में कहा था कि रिस्पायरेशन को लोग केटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, लेकिन वो एम्फीबॉलिक है, क्योंकि देखो यहां साथ साथ क्या हो रहा है, एनाबॉलिक पाथवे भी केटाबॉलिक पाथवे भी यहां चल रहा है और यहां एनाबॉलिक पाथवे चल रहा है। तो टोटल सम क्या हुआ, एम्फीबॉलिक पाथवे। इसलिए याद रखना है रिस्पायरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे के बाद बायो एनर्जेटिक्स, रिलेशन ऑफ एनर्जी विथ बायो bioenergetics। Bioenergetics is the part of biochemistry। Study of biomolecule is a biochemistry, already आप लोग पढ़ रहे हैं। Concern with the energy involved in making and breaking of chemical bond in the molecule found in biological organism। तो making and breaking मतलब एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि केटाबॉलिज्म से ऊर्जा रिलीज होगी, एनाबॉलिज्म में प्राय ऊर्जा लगेगी। तो इस ऊर्जा का रिलीज होना और लगना, इसकी स्टडी सेल के अंदर, लाइफ के अंदर मेटाबॉलिज्म से रिलेशन में बायो एनर्जेटिक्स। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म आर सम ऑफ द सेंट्रल फेनोमेना इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। The role of energy is fundamental to such biological process। यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस में एनर्जी का रोल फंडामेंटल है। इस आधार पर अब यहां आप कह सकते हैं कि लाइफ इज मेड अप ऑफ एनर्जी एंड मैटर, मैटर इन द फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इट। द एबिलिटी टू हार्नेस एनर्जी from a variety of metabolic pathway is a property of all living organism। कि वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे से एसेस करते हैं जीव क्या, एनर्जी, डिप्राइव द एनर्जी बाय मेटाबॉलिज्म। लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑन एनर्जी
transformation, energy transformation. Living organisms survive because of exchange of energy and without, within and without. कि लाइफ एनर्जी अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट चीज है। इसलिए यहां कहता है कि जीव एनर्जी डिप्राइव करने के लिए वेरियस काइंड ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे को एडॉप्ट किए हुए हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से, चाहे अपने अंदर विद इन एंड विद। तो एक्सचेंज होना है। अब अगर एनर्जी उनके अंदर भी एक्सचेंज हो रही है और उनके बाहर भी, तो दोनों के बीच एक सामंजस्य, ये बायो एनर्जेटिक्स का काम है। इसलिए बायो एनर्जेटिक्स के साथ चलते चलते थोड़ा सा बात हम करेंगे क्या? थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि जहां भी एनर्जी का लेन देन शुरू हो गया तो वहां आपको थर्मोडायनामिक्स जानना होगा। तो चलिए कि बायो एनर्जेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसडक्शन। बायो एनर्जेटिक्स की क्या होगा डेफिनेशन? इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसडक्शन। वैसे बायो एनर्जेटिक्स तो आप जान चुके हैं, लेकिन फिर भी कि उसकी क्या डेफिनेशन होगी ये बोला। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कोई ऊर्जा, बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, फिजिकल हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है ऊर्जा को। ऊर्जा का नियमतः निरंतर प्रवाह होता है। आप लोग भी थर्मोडायनामिक्स पढ़े। तो इस तरह की प्रक्रिया, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, इसके लिए हम लोग थोड़ी सी बात थर्मोडायनामिक्स देखें। थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ क्या कहता है? द फर्स्ट लॉ इज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण के नियम आप मैट्रिक में पढ़ के आए होंगे, इसलिए हल्का सा बात हमने कहा। फॉर एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी may change from or it may be transported from one region to another, but it cannot be created or destroyed। यानी ये कह रहा है कि न ऊर्जा का सृजन होता है, न ऊर्जा का विनाश होता है, लेकिन ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में और ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहता है। और इस रूपांतरण और स्थानांतरण के दरमियान ऊर्जा का कुछ भाग क्षय होता है। अब ये दूसरा नियम बोलने लगा, यानी इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की एनर्जी एक है। एनर्जी केवल कन्वर्ट होती है, ना वो पैदा की जा सकती है, ना उसको विनाश किया जा सकता है। बायो एनर्जेटिक्स मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड एनर्जी फॉर लाइफ। अब ये पता चल गया कि बायो मेटाबॉलिज्म ही प्रोवाइड करता है एनर्जी लाइफ के लिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मेटाबॉलिज्म इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द लाइफ। अब उससे जो एनर्जी मिलता है उसके एस्टिमेशन से रिलेटेड स्टडी को बायो एनर्जेटिक्स। आप जानते होंगे कि इस ग्लोब पर इकोलॉजिकली 3 तरह के जीव पाए जाते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। और एनर्जी का एक सोर्स है सन। तो देखिए, सन से एनर्जी प्रोड्यूसर को मिल रहा है, ये फोटोसिंथेसिस करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसको कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। लेकिन सन से कंज्यूमर को कौन सी एनर्जी मिल रही है? हीट। अब ये कंज्यूमर के डेथ एंड डीके के बाद भी ये कंज्यूमर को कौन लेगा? डिकम्पोजर। लेकिन डेथ एंड डीके होगा या ऐसे भी कंज्यूमर हीट रिलीज करेगा, आप लोग भी रिलीज करते हैं, प्रोड्यूसर भी हीट रिलीज करेगा, फिर डिकम्पोजर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कंज्यूम कर लेने के, डिकम्पोज करने के बाद पुनः हीट रिलीज करेगा। तो आप देख रहे हैं रेडिएंट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी कन्वर्शन। मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म get their energy from the sun. Plant capture sunlight by photosynthesis
That's why they are called producer. Herbivorous eat the plant for energy. That's why they are the primary consumer or consumer. And the carnivorous eat the herbivorous. That's why they are the top consumer or secondary consumer. Decomposition of the plants and animal after their death and decay contribute to the nutrient pool by the decomposer, and their relationship and the flow of energy either in the form of the heat energy or in the form of radiant energy and so are in relation of the bioenergetics. चलिए पूरी बातों को मैं समराइज करूं. Thermodynamics law describe the flow and interchange of heat energy and matter. इसका मतलब है कि लाइफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे करता है. Almost the chemical and the biochemical process are as a result of transformation of energy. अब पहले बोल चुके. Law can provide important insight into the metabolism and bioenergetics. यानी थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वह मेटाबॉलिज्म और बायो एनर्जेटिक्स के बीच एक रिलेशन कायम करता है. एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग बैलेंस टू ईच अदर. पहले ही कहा था कि जीवों के अंदर एक इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, और जीवों के सराउंडिंग का इन्वायरमेंट, दोनों में एनर्जी एक्सचेंज होगा और इसके बैलेंस होने से ही जीव सरवाइव करेगा. तो इस प्रक्रिया को, ये जीवों के पास ये प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया लिविंग स्टेट कहलाती है. और ये लिविंग स्टेट किसके द्वारा? जीवों की अपनी क्षमता है जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. देयर इज अ हायरार्की ऑफ एनर्जेटिक्स अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म. और हायरार्की भी, ईटिंग बीइंग ईटेन, सन से पौधे ने एनर्जी लिया, पौधे से कंज्यूमर ने एनर्जी लिया, कंज्यूमर से डिकम्पोजर ने एनर्जी लिया. एनर्जी का सतत प्रवाह हो रहा है. इसको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं. आगे आप लोग इकोलॉजी में समझेंगे.